साहब एक जवाब दीजिएगा कि हुकूमत एक फैक्टर है, ऑपोजिशन दूसरा फैक्टर है, और बड़े यानी कि जिन्होंने बिठाना है और इनको मुत्तहिद रखना और चीज़ों को चलाना है वो तीसरा फैक्टर है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी कि अगर एक हुकूमत खड़ी हो रही है वो चल जाए और डिलीवर कर जाए? सबसे बड़ा किसके ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बिहेव करे सबसे ज्यादा? ये देखें, बात सुने। अभी शहजाद साहब बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ के आने से ये उम्मीद थी और ये थी वो थी। मेरा तो तकिया कलाम था कि ब्लफ कॉल हो जाएगा, ये आए। इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। इसी तरह ही ये भी रिटन ऑन द वॉल है कि नहीं होना मुमकिन ही नहीं है। आप रेत निचोड़ रहे हो कि इसमें से आबे जमजम निकलेगा, नहीं होना। सर, कौम के 50 अरब रुपए बल्कि इससे भी ज्यादा लग गए। ये तो इंतजामी तौर पे मजाक तो नहीं है कि एक इलेक्शन हुआ और उसके बाद निजाम खड़ा हो और वो किसी काम का ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आयशा, सुभान अल्लाह। आपका मैं सदका उतारूंगा। 75 साल पूरे के पूरे लग गए, उसका नतीजा तो इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। सर, हम कहीं से तो दुरुस्त करें चीजों को। चले, नहीं होता ना दुरुस्त। तारीख में बहुत सी चीजें नहीं हुई दुरुस्त। ठीक है। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, पूरे आलम इस्लाम के साथ पिछली चंद सदियों से ज़वाल का सफर है जो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक, तो नहीं होती कुछ चीजें दुरुस्त। मौत का कोई इलाज नहीं है, खत्म। अब सर साहब, चैलेंजेस की बात होगी, फैक्टर्स की बात होगी, और आपकी इस बात से एग्री भी हो गया कि बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, हुकूमत साजी की तरफ इन दोनों को जाना पड़ेगा। घाटा हो सकता है, मगर वही तीन फैक्टर्स कहां पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए करेगी, किसके बिहेव की ज्यादा जरूरत है बनती हुकूमत और चलते निजाम को आगे बढ़ने और इस्तेहकाम के लिए? देखिए, बिहेव करने की ज़्यादा ज़रूरत तो उन्हीं को है जिन्होंने इनको साथ बिठाया है। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी पार्लियामेंट पे सबसे ज़्यादा है, जिसमें हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है। अगर दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे और जो पैरामीटर्स तय किए हैं आइन ने उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर तो शायद ये थोड़ा अरसा चल सके और आगे बढ़ सके हम। वरना जिस हम गड्ढे में गिरे हुए हैं और जो मूड लग रहा है अपोजिशन का, ख़ास तौर पे पीटीआई का, और उससे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा अरसा चलेगा। तो लेट्स सी कि बिहेव कौन करता है और जिम्मेदारी पार्लियामेंट लेती है कि नहीं लेती। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक पे चलते हैं। ये जो बात हो रही है पार्लियामेंट, सब एक दूसरे की मैंडेट को तस्लीम करें और अपने अपने किरदार के साथ आगे बढ़ें। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्योंकि इलेक्शन हुए अब तकरीबन 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, मगर अभी तक धांधली की आवाजें और रोज कोई नया मामला सामने है। क्या ये हमें आगे बढ़ने देगा? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात ने मुल्क में एक तरह का सियासी भूचाल बर्पा कर दिया है। कमिश्नर जैसे अहम ओहदेदार का रावलपिंडी डिवीजन में 13 हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाने का इल्जाम इतना संगीन है जिसकी तहकीकात को लाजमी तौर पर किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचना चाहिए। लियाकत अली चट्टा के इल्जामात से कई अहम और हल तलब सवालात भी जन्म ले रहे हैं, जैसे कमिश्नर ने आरओ ना होते हुए कैसे इतनी बड़ी धांधली कर ली? उनके पास क्या ठोस सबूत हैं कि उन्होंने आरओज के साथ मिलकर धांधली की? ये धांधली किसके कहने पर की गई? आज 6 डीआरओज ने लियाकत अली चट्टा के इल्जामात को गलत करार क्यों दिया? कमिश्नर रावलपिंडी इतने दिन खामोश क्यों रहे? कमिश्नर इस मामले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? क्या कमिश्नर किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर ये इल्जामात लगा रहे हैं? उन पर होने वाली करप्शन इंक्वायरीज की क्या नौयत है? अगर उन पर करप्शन के इल्जामात थे तो उनको रावलपिंडी की आला तरीन पोस्ट पर फाइज ही क्यों किया गया? इसी तरह अगर किसी को धांधली करवानी ही थी तो फिर वो रावलपिंडी डिवीजन में ही क्यों करवाई गई? फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन में धांधली क्यों नहीं करवाई गई? और सबसे बढ़कर अगर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात में मुकम्मल नहीं, किसी हद तक भी सच्चाई है, तो धांधली के जिम्मेदारों को बेनकाब करके उनके खिलाफ क्या सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के संगीन इल्जामात, इंक्वायरी कमेटी फाल, 3 दिन में रिपोर्ट, क्या नतीजा खेज कार्रवाई मुमकिन हो पाएगी? हसन निसार साहब। पहली बात तो ये है कि तकरीबन सब ने आप समेत ये बात की है कि उम्र पार्लियामेंट की, और बड़े फिक्रमंद हैं माशाल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। शहजाद साहब के और मेरे तो खैर जाती भी बहुत गहरा ताल्लुक था। एक शेर सुन लें, उम्र कितनी होगी? उम्र को मारें गोली। मुनीर नियाजी साहब का एक शेर है, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया,
उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। वाह। अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ, जिसने मुझे अपना मसखरों जैसा मीडिया याद दिला दिया कि एक सरकारी मुलाजिम, एक सरकारी अफसर के इंकशाफात पे लीड्स, सुपर लीड्स, सनसनी, एक्शन से भरपूर, शाहकार, हम भी उसके विक्टिम और बैठ के गुफ्तगू फरमा रहे हैं यहाँ, जबकि हम में से क्या हम सारे नहीं जानते कि यही सब कुछ ज़बान ज़दे आम था, और सिर्फ अवाम के नहीं, जो पॉलिटिकल एलीट सो कॉल्ड है, एलीट तो इस मुल्क में है ही नहीं, लेकिन बहरहाल सिर्फ अवाम नहीं, ख़ास भी यही विर्द कर रहे थे। तो उसने कौन सा नया इंकशाफ किया, मुझे ये बता दें। और ये कहना कि इसको नहीं पता तो उसको नहीं पता तो उसकी ये पोजीशन हो, भाई कमिश्नर के इल्म में ना हो को बात। इस्लामाबाद से मेरा ख्याल है एक सीट भी नहीं मिली पीटीआई को, मतलब कॉमन सेंस भी होती है ना। एक है सर, एक है, तीन अभी एक तो है। बस। लेकिन हसन साहब, जब आप कह रहे हैं जितनी ज़बानें, बेशक कोई जितनी भी बात करे, मगर आप इतने बड़े और अहम इंतजामी ओहदे पर बैठे हो, जाहिर बात है फिर आपने प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक काम किया है, उस शख्स का उस ओहदे पर मौजूद होना सवालिया निशान है, और फिर वो इतने दिन खामोश रहे, अपनी जगह एक सवालिया निशान है, फिर कोई सबूत नहीं सामने रखे, ये मैटर नहीं करता है, इल्जाम पर ही चलेगा सब कुछ। सबूत देखें ना, देखें बात सुने, कायदे आजम की एम्बुलेंस के साथ क्या हुआ सबूत है। हमूद रहमान कमीशन, कोई उसका आज तक फैसला हो सका? हु वाज रियली रिस्पॉन्सिबल? बेनजीर भुट्टो, उसका बाप, क्या पता नहीं हम कहाँ बैठ के किस किस्म की बातें करते रहते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो यूं लगता है जैसे पता नहीं कोई अल्ट्रा डेमोक्रेटिक सोसाइटी के हम लोग हैं और पता नहीं क्या है किसी भी चीज का क्या है। वैसे आज एक और सवाल बनता था, रखा नहीं, रखती हूँ मैं, आने वाले दिनों में हमारा डेमोक्रेसी नंबर भी बहुत नीचे गया और आप तो बहुत खुश होंगे मुझे लगता है ये बात सुनकर। खैर, नीचे नहीं गया, है ही नहीं है सर, है कुछ 3% से ऊपर। 33 साल हो गए लिखते लिखते, अब लोगों को समझ आनी शुरू हुई है। इस मुल्क में डेमोक्रेसी न थी, न है, न होगी। दुरुस्त। कोई जौहरी तब्दीली नहीं आएगी जब तक, ये नहीं हो सकता। सर, आप इतनी शिद्दत से अगर कहें कि जौहरी तब्दीली आएगी तो यकीनन आ जाएगी मेरा ख्याल से। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ, जौहर हो तो जौहरी तब्दीली आती है। शहजाद साहब, साबिक कमिश्नर के इल्जामात पर हर तरह की आरा सामने आ रही है, गुज़श्ता हम कई घंटे से देख रहे हैं। कमिश्नर की ज़हनी सेहत पर भी यहाँ तक के सवाल उठा दिए गए, करप्शन के इल्जामात, ब्लैकमेलिंग का शिकार या किसी और का खेल खेलने के इल्जामात हैं। क्या क्या मुमकिन हो सकता है? ये कोई मामूली ओहदा नहीं है जहाँ वो बैठे थे। अच्छा, एक तो पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, ये इसमें से किसी को भी डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, और इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि इसको मुकम्मल तौर पर इसकी तहकीक की जाए और डिटरमिन किया जाए, जिस तरीके से बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। ये भी मुमकिन है कि आपसे कहा गया हो कि तुम आ जाओ, आके ये बात करो, ताकि फिर किसी तरीके से ये बात ऊपर आए। जो पीटीआई ने शोर मचाया उसको पहले से ही काउंटरवेल कर लिया जाए, उसके अदालत कोई फैसला करेगी, अभी देखें ना, अदालत के अंदर मामला चला जाएगा किसी ना किसी शक्ल के अंदर। बहरहाल उसको एक तरफ छोड़ दें, लेकिन ये बचगाना सोच है कि कमिश्नर को कैसे पता लग सकता है उसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक। कमिश्नर उस पूरी उस लड़ी का हिस्सा है हम लोगों में से, जिस तरह मैंने सर्व किया हुआ है एक निजाम के अंदर, सिस्टम के अंदर सर्व किया हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि एक सिस्टम किसी तरीके से कुछ करे या कोई फैसला करे और कुछ लोगों को बीच में पता ना हो, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन, उसका मामला, और फिर आपने देखा कमिश्नर की कितनी तस्वीरें हैं जब वो विजिट कर रहे हैं, उसका जिम्मेदारी है। सारे डीसीओ उसके नीचे काम करते हैं, आरओज, डीआरओज, इसकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये कहना, ये बचगाना बात है, ये कहना कि उसका क्या काम था। उसका सवाल पूछने वाला ये था कि उसको किसने कहा, सवाल पूछने वाला ये था कि कमिश्नर को किसने कहा कि तुम ये काम करो। उसने अगर अपने तौर पे किया है तो कौम का मुजरिम है, और अगर किसी और के कहने पे किया तो फिर उसकी निशानदेही करें ताकि हम उसको जाके पकड़ें। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, हम इतने अरसे से एस्टैब्लिशमेंट ढूंढ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट है क्या, किस बला का नाम है। आपने देख लिया एस्टैब्लिशमेंट उस दिन क्या, किस बला का नाम है कि एक कमिश्नर जो है वो अपनी पोजीशन से हटता है, दूसरा कमिश्नर आता है, और उसके बाद वो सारे डीसीओ उसके साथ बैठ के, आरओज, डीआरओज जितने भी हैं, वो सब के सब यक जुबान होके बाजमात इसका एतराफ करते हैं कि हमारा तो कमिश्नर जो बॉस था वो झूठा आदमी था। ये एस्टैब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ है। वो एस्टैब्लिशमेंट जो कि ये एस्टैब्लिशमेंट वो वाली एस्टैब्लिशमेंट है जो कि आपके निजाम को चला रही है। ये आपका ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट है जिसने आपको मजबूर किया कि आप अपने बड़े को आप ज़हनी तवाज़ुन खराब करके उसको शामिल कर। तीसरी बात, हमारा निजाम क्या है? जब आपने एस्टैब्लिशमेंट वो चीज़ है जो किसी को पागल डिक्लेयर कर सकती है,
जो कि आपके इस केस में हुआ। ठीक। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये था, इसकी मुकम्मल तहकीक की जाए। इलेक्शन कमीशन कहाँ है? जितनी शोर मच रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों सामने नहीं आता? सर इलेक्शन कमीशन ने बस कमेटी बना दी है एक, और 3 दिन में रिपोर्ट देनी है। इसकी बात नहीं कर रहा जी। मैं, तमाम इलेक्शंस की बात ओके, कर रहा हूं। जहां पे जहां जिसको शिकायत है, ये फौरन ये काम करने चाहिए थे ना, तहकीक करके उनको फॉर्म 45, फॉर्म 47, ये सच है, ये झूठ है, डिक्लेयर करो। छुपे किधर हो? क्यों मोर्चों में छुपे हो? सामने क्यों नहीं आती? इस कौम को पागल करके रख दिया इन लोगों ने जब से इलेक्शन हुए। बिल्कुल दुरुस्त। तो कोई ना कोई तो खेल खेला जा रहा है बिल्कुल ना, ठीक। इसलिए इलेक्शन कमीशन का काम है। इसी वजह से एक चट्टा नहीं, पता नहीं कितने चट्टे और उठेंगे भाई, जब तक आप सामने क्लियर होके डिक्लेयर नहीं करोगे कि सच ये है और झूठ ये है, या ये हमारी नजर के अंदर ये सच है, उस वक्त तक ये मामला उठते रहेंगे।